ये कहानी एक शहर से दूर उस गांव में रहने वाले सभी लोग खेती बाड़ी ही करते थे। उसी गांव में गोपाल अपनी पत्नी सीमा और दो छोटे बच्चों रोहन और परी के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उनके घर में गरीबी तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनका आपसी प्यार था, जो उस गरीबी को महसूस नहीं होने देता था। गोपाल के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वह जहां भी जाता बच्चों को साथ ले जाता। गोपाल के पास प्यार के अलावा कुछ नहीं था। वह गांव के लाला जी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए गोपाल ने कहा, बेटा थोड़ा पानी ला दे, बहुत प्यास लगी है। जी पिताजी, जरूर। रोहन तुरंत पानी लाया और बोला, पिताजी आप बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा काम बाकी है, फिर घर चलते हैं। काम खत्म करके गोपाल मजदूरी लेने लाला जी के पास गया। सेठ जी, आज मैंने खेत की सारी खुदाई कर दी है। हम कल इसमें बीज बो देंगे। अब आप मुझे आज की मजदूरी दे दीजिए। ठीक है गोपाल, लेकिन कल समय पर आ जाना, फिर बीज बोने चलेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, आज काफी ज्यादा थक गया हूँ। पैसे लेकर वह गांव की दुकान पर राशन लेने गया। देखो भाई रामलाल, मुझे 10 किलो आटा दे दो। ठीक है गोपाल, अभी देता हूँ, बस कुछ ही देर सब्र करो। ले गया। वहां रोहन की नजर एक खिलौना ट्रैक्टर पर पड़ी, लेकिन वह चुपचाप रह गया, क्योंकि उसे पता था कि अभी वह नहीं खरीद सकते। अरे बेटे, क्या सोच रहे हो? चलो अब घर चलते हैं। फिर वे दोनों घर की ओर चल पड़े। गोपाल की पत्नी और उसकी बेटी परी दोनों बेसब्री से गोपाल और रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी गोपाल और रोहन वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि दोनों बहुत ही परेशान लग रही हैं। अरे तुम दोनों इस तरह से मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? मुंह ना लटकाए तो और क्या करे। आज इतनी देर से जो घर आए हो, पहले तो कभी इतना वक्त नहीं लगाते थे। आज वो थोड़ा सेठ के पास जाना था और कुछ राशन भी लेकर आना था, तो वो तो राशन लेने के लिए गए थे, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए। अगले दिन गोपाल और लाला मिलकर खेत में बीज बोने पहुंच गए। लाला जी, आज तो हमने सारे खेत में बीज बो दिया, बस कुछ ही दिन बाद मेरी मेहनत आपको नजर आ जाएगी। सही कहते हो, सही कह रहे हो तुम। देखो गोपाल, अगर इस बार हमारी फसल अच्छी हुई तो मैं तुम्हें अनाज की 2 बोरियों की बजाय 4 बोरी दूंगा। बस तुम ईमानदारी से इसी तरह मेहनत करते रहो। अरे बेटे रोहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो यह सोच रहा था कि मैं भी अपने पापा के काम में उनकी मदद करूँ। वो सारा दिन जानवरों की तरह खेत में काम करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। पापा कोई और काम क्यों नहीं करते? हाँ, देखो बेटे, हमारे गांव में ऐसा और कोई काम नहीं है जिसे करने के बाद हम अपने घर का खर्च पूरा कर सकें। गांव के सभी लोग खेती बाड़ी जानते हैं, बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं जानते। तभी उनके घर का दरवाजा जोर जोर संगीत से खटखटाने लगता है। अरे ये कौन आया है और इतना जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? जाओ बेटे, जाकर देखो कौन आया है।
अर्जुन देखता है कि बाहर साधु बाबा खड़े हैं। देखो बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पास खाना खत्म हो गया है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जी साधु बाबा, आप यहाँ से खाना ले सकते हैं। आप आइए, अंदर आइए, आइए ना। इसके बाद वे साधु बाबा को खाना देते हैं और साधु बाबा पेट भरकर खाते हैं। देखो बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। अब मैं चलता हूँ। माँ, ये साधु बाबा क्या कह रहे थे? मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। देखो बेटा, साधु बाबा कह रहे थे कि तुमने उनकी मदद की है। एक दिन ऊपर वाला जरूर तुम्हारी मदद करेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद हरी की फसल बहुत अच्छी होती है। देखो बेटा, इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से सेठ जी फसल को देखकर बहुत खुश हो गए। इस बार हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा और मैं तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। पापा, ये अनाज कौन खरीदता है जिसके बाद हमें पैसे मिलते हैं? देखो बेटा, ये अनाज सेठ जी बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और अनाज बेचकर हमें पैसे देते हैं। गोपाल ने लाला जी को बताया कि हमारी फसल तैयार हो गई है। लाला जी, हमारी फसल इस बार तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमें इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद वे खेत की तरफ चल पड़ते हैं। ये तो वास्तव में काफी अच्छी फसल तैयार हुई है। तुमने सच में इस बार खेत में दिल से मेहनत की है, जिसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो फिर लाला जी, हमें ये फसल कब काटनी शुरू करनी चाहिए? देखो गोपाल, मैं तो कहता हूं कि इस बार 2 या 3 दिन इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी और फसल को पकने देते हैं। चलो ठीक है गोपाल, लेकिन एक खास बात, इस बार बाजार में अनाज बेचने के लिए तुम जाओगे। मैं किसी जरूरी काम के लिए शहर जा रहा हूं, तो इस बार तुम सारा अनाज बेच कर आओगे। क्या कहते हो? ठीक है सेठ जी, जैसा आपका होगा। अगर आप चाहे तो मैं इस बार चल जाऊंगा। आज पापा नहीं है, काफी समय हो गया है। पहले तो आ जाते थे। देखो परी बेटी, तुम्हारे पापा आज जरूरी काम से गए हैं। कुछ ही देर में आ जाएंगे। तुम परेशान मत हो। माँ, पापा ऐसे कौन से जरूरी काम से गए हैं कि अभी तक वापस नहीं आए? देखो बेटा, वे आज लला जी के पास गए हैं ये पता करने की फसल की कटाई कब शुरू करनी है और उसका अनाज कब बेचना है। कुछ दिन बाद हरी अनाज बेचने के लिए बाजार जा रहा होता है, तो तभी हरी का बेटा कहता है, पापा, मैं भी इस बार आपके साथ बाजार जाऊंगा। बेटा, रास्ते में सारा खतरनाक जंगल का इलाका है, इसलिए तुम मेरे साथ ना आओ तो बेहतर होगा। मैं नहीं मानूंगा पापा, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मुझे बाजार देखना है, वहाँ लोग कौन सा काम करते हैं ये देखना है। देखो, अब वो जाने ही की जिद कर रहा है, तो उसे अब अपने साथ ले जाओ। ऐसे क्यों तंग कर रहे हो? कुछ ही दिन बाद गोपाल अनाज की बोरियों के साथ अपने बेटे के साथ बाजार की ओर चल पड़ते हैं। जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं। एक बार ये सब देखकर गोपाल एकदम से चौंक गया। तभी एक डाकू बोला, देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम हमें यह बैलगाड़ी और अनाज दे दो। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। देखो, हमने जो कहा वही करो। नहीं किया तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जिंदा नहीं बच सकेंगे। आप मेरे बेटे को कुछ मत करें। आप चाहे तो ये बैलगाड़ी और अनाज ले जाएं। उसके बाद डाकू अनाज और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। आपने उन्हें अनाज क्यों दे दिया? यह तो आपके खून पसीने की कमाई थी। देखो बेटा, तुम हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हो। अगर वे तुम्हें कुछ कर देते तो बताओ, हमारा क्या होता? हमारे लिए
से ज्यादा कीमती तुम हो। अगर हम जिंदा रहेंगे तो एक दिन फिर मेहनत करके अनाज कमा लेंगे, लेकिन अगर हम ही जिंदा ना रहे तो हमारे घर वालों का क्या होगा। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में जानवरों का एक झुंड अपनी ओर आता हुआ नजर आता है। मेरे ख्याल में हमें कहीं छिप जाना चाहिए, वरना ये हमें अपने पैरों तले रौंद देंगे और हमारी जान भी जा सकती है। एक गुफा नजर आती है और वे उसमें जाकर छिप जाते हैं। एक गुफा नजर आती है और वे उसमें जाकर छिप जाते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, अगर हम इस गुफा में ना आते तो ये जानवर हमें कुचल देते। इसी दौरान उनकी नजर पास ही एक खूबसूरत टोकरी पर पड़ती है, जो देखने में बहुत हसीन लग रही थी। पिताजी, यह टोकरी कितनी खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ हम इसे अपने साथ घर ले चलें। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी शायद ये किसी की गुम हो गई होगी। दूसरा दिन हो गया है, मगर अभी तक गोपाल का कोई पता नहीं चला। कहीं वह पैसे लेकर भाग तो नहीं गया। मेरा ख्याल है मुझे उसके घर जाकर मालूम करना चाहिए। जैसे ही अर्जुन इस टोकरी को उठाने की कोशिश करता है, अचानक गुफा से एक आवाज गूंजती है। रुक जा, कौन हो तुम? अचानक वहाँ एक जिन्न प्रकट होता है। यह देखकर गोपाल और रोहन दोनों डर जाते हैं। देखो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं जिसे भी एक बार देख लूं, उसकी पूरी जिंदगी बता सकता हूँ जो उसने गुजारी है। लेकिन आप इंसानों की तरह क्यों नहीं दिखाई देते? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान हुआ करता था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस टोकरी की कई सालों से रक्षा कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इस टोकरी को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस टोकरी तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि इस तक सिर्फ वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसका दिल साफ हो और जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। तुम दोनों के दिल बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुम यहाँ तक आसानी से पहुंच गए हो। अब तुम ये टोकरी अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। लाला जी गोपाल के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ कौन आया है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो सामने गुस्से में लाला जी खड़े होते हैं। अरे लाला जी, आप यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक गोपाल का कोई पता नहीं चला। अगर वो घर में है तो उसे बताइए कि मैं आया हूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। वो अभी तक घर नहीं आए और उनके साथ मेरा छोटा बेटा रोहन भी है। जब वो वापस आएंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगी। उधर गोपाल टोकरी लेकर अपने घर की ओर जा रहा है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये तुम अपने साथ क्या ले आए हो और बैलगाड़ी कहाँ है? जरा सब्र करो, हम बहुत थके हुए हैं, बाद में सब बताता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही, ये टोकरी क्या है और बैलगाड़ी कहाँ गई? फिर गोपाल अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। लेकिन अब हम इस टोकरी में ऐसी क्या चीज डालें जिसे हम 2 गुना कर सकें? याद है मैंने तुम्हें एक बार चांदी का सिक्का दिया था, वो ले आओ, हम उससे अपना सारा कर्ज चुका सकते हैं। गोपाल की पत्नी वो चांदी का सिक्का लाती है और वह उसे टोकरी में डाल देते हैं। कुछ ही देर बाद सिक्के दुगने हो जाते हैं। वाह, ये टोकरी तो वाकई कमाल की है। ये सच में काम कर रही है। देखो, यह बात सिर्फ हम तक ही रहनी चाहिए। अगर हमने किसी और को बताया तो यह टोकरी हमारे हाथों से जा सकती है।
इसके बाद वो चांदी के सिक्के लेकर लाला जी के पास जाता है और उन्हें सिक्के दे देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद गोपाल पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। उसने गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर घर भी बना लिया था। देखो पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इस टोकरी का फायदा सिर्फ हमें ही ना हो, बल्कि जो लोग बेरोजगार हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए अब हमें गांव के सभी लोगों में चांदी के सिक्के बांटने चाहिए। इसके बाद वे गांव के लोगों में चांदी के सिक्के बांटना शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके पास इतने सारे सिक्के आए कहां से। देखो, हमें यह जरूर मालूम करना होगा कि उनके पास इतने सिक्के कहां से आ रहे हैं। अगले दिन कुछ लोग गोपाल के घर के पास छिपकर खड़े हो जाते हैं। वे देखते हैं कि गोपाल एक टोकरी में सिक्के डालता है और वह सिक्के जो हमारे पास है वही काफी है। अब हम कई साल तक बिना किसी मुश्किल के अपना गुजारा कर सकते। अच्छा, तो उनकी अमीरी की वजह यह जादुई टोकरी है। कुछ देर बाद अचानक वो टोकरी गायब हो जाती है और वहाँ एक जिन्न प्रकट होता है। देखो, तुमने इस टोकरी का सही इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये गलत हाथों में जाने वाली थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये कहकर वो जिन टोकरी लेकर गायब हो जाता है। जो हमारे पास है वही काफी है। अब हम कई साल तक बिना किसी मुश्किल के अपना गुजारा कर सकते हैं और मेरे बेटे शहर के बड़े स्कूल में भी पढ़ने जा सकेंगे। इसके बाद गोपाल और उसका परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।